इंस्टीट्यूशन। माय नेम इज़ खुशबू यादव। आई एम योर फिजिक्स टीचर। जैसे कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने ह्यूमन आई के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक, किसी भी इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो कितना होता है। हमें पता है कि जो चार्ज इलेक्ट्रॉन पे भी कुछ चार्ज हो सकते होते हैं और प्रोटॉन्स पे भी कुछ चार्ज होते हैं। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज, आपको पता है कि जो भी फिजिकल क्वांटिटीज है उन सबकी कुछ ना कुछ यूनिट्स होती हैं। तो बोला गया करंट यूनिट क्या है, होती है वो होती है एम्पियर। करंट यूनिट क्या होती है, एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। कह रहा है अ पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस, न्यूमेरिकल है, इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। पहले बोला गया रेजिस्टेंस है R, उसको 5 इक्वल पार्ट में किया गया। तो आपको पता है कि अगर R रेजिस्टेंस है वेलकम टू शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। माय नेम इज़ खुशबू यादव। आई एम योर फिजिक्स टीचर। जैसे कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने ह्यूमन आई के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक और जो हमारे 2025 के एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके बारे में डिस्कस किया था। आज हम लोग चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी, जो कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, उस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और कुछ क्वेश्चंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा द चेंज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। चेंज नहीं, वो चार्ज होगा। द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज, ये मतलब एक चार्ज, किसी भी इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो कितना होता है। हमें पता है कि जो चार्ज इलेक्ट्रॉन पे भी कुछ चार्ज हो सकते होते हैं और प्रोटॉन्स पे भी कुछ चार्ज होते हैं। तो बोला गया कि जो चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन पर वो कितना होता है। तो बोला गया वो होता है -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। ठीक है, कितना चार्ज होता है, -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। सेम एज चार्ज हमारा प्रोटॉन पर भी होता है। जितना चार्ज इलेक्ट्रॉन पर होता है उतना ही चार्ज हमारे पास प्रोटॉन पर होता है। ये हम सभी को पता है कि दोनों पे चार्जेस सेम होते हैं, बट ये होता है कि इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो नेगेटिव होता है और जो प्रोटॉन पर चार्ज होता है वो पॉजिटिव होता है। मतलब इस पे जो चार्ज होगा वो -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम होगा और जो प्रोटॉन पर चार्ज होगा वो +1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम होगा। इतना डिफरेंस होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज। आपको पता है कि जो भी फिजिकल क्वांटिटीज है उन सबकी कुछ ना कुछ यूनिट्स होती हैं। तो बोला गया करंट यूनिट क्या है, कूलम, जूल, एम्पियर और कैलोरी। तो हम सभी को पता है कि जो करंट की यूनिट होती है वो होती है एम्पियर। करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। कह रहा है अ पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस R। एक वायर है, एक वायर का एक टुकड़ा है जिसका रेजिस्टेंस कितना है, R। इस कट योगा इज कट इनटू 5 इक्वल पार्ट्स। उसको 5 बराबर हिस्सों में हमने बांट दिया है। द पार्ट्स आर देन कनेक्टेड इन पैरेलल। उसके बाद उन पार्ट्स को हमने पैरेलल कंबाइन किया है। इफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन इज R डैश, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस टोटल रेजिस्टेंस आता है वो बोला गया अगर वो R डैश है, देन द रिलेशन, देन द रेशियो, देन द रेशियो R अपॉन R डैश इस, बोला गया R अपॉन R डैश का जो रेशियो होगा वो कितना होगा। R अपॉन R डैश का जो रेशियो होगा वो कितना होगा। तो चलिए हम लोग न्यूमेरिकल है, इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। पहले बोला गया रेजिस्टेंस है R, उसको 5 इक्वल पार्ट में किया गया। तो आपको पता है कि अगर R रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस अगर R है तो उसको 5 इक्वल पार्ट में किया गया। तो मतलब जो R1 होगा वो R/5 होगा, R2 होगा वो भी R/5 होगा, R3 होगा वो भी R/5 होगा, R4 होगा वो भी R/5 होगा और R5 होगा वो भी R/5 होगा। बोला कि इनको 5 इक्वल पार्ट्स, तो हमने देखा सारे के सारे पार्ट्स इक्वल है। इनको 5 पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया। अब इसके बाद बोला गया कनेक्टेड इन पैरेलल। इन्हें कैसे कंबाइन किया गया, पैरेलल कंबाइन किया गया। तो हमें पता है 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4 प्लस 1/R5। इस तरीके से इन्हें कनेक्ट किया गया। तो R1 की जगह हम लोग लिखेंगे 1/R/5 प्लस R2 की जगह लिखेंगे 1/R/5 प्लस R3 की जगह लिखेंगे 1/R/5, R4 की जगह लिखेंगे 1/R/5 प्लस R5 की जगह 1/R/5। इस तरीके से हमने इसमें सारी वैल्यूज को पुट कर दिया है।
अब आपको पता है ये 5 ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 5/r प्लस 5/r प्लस 5/r प्लस 5/r प्लस 5/r। और आपको पता है कि जो ये कॉम्बिनेशन है, इसको जो टोटल रेजिस्टेंस है उसको r डैश बोला गया, इसलिए हमने इसको r डैश कर दिया। तो ये 1/r डैश की वैल्यू ये आई है। ठीक है, इसमें हम लोगों ने क्या कॉमन ले लेना, r कॉमन ले लिया। क्या कॉमन ले लिया, r कॉमन ले लिया। r कॉमन ले लिया तो ऊपर बचा 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 टाइम हमारा 5 बचा। जब 5 टाइम 5 बचा तो ये हमारा आएगा 25/r। क्या आएगा, 25/r, मतलब 1/r डैश इज इक्वल टू आ जाएगा 25/r। क्वेश्चन में जो पूछा गया वो r/r डैश पूछा गया, मतलब इस वैल्यू को अगर हम इस साइड ले जाएं तो ये बन जाएगा r/r डैश इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 25 के। r/r डैश का जो रेशियो है वो किसके बराबर है, 25, मतलब ऑप्शन नंबर 25 हमारा जो होगा वो करेक्ट होगा। ठीक है, जो 25 होगा वो क्या होगा, करेक्ट होगा। समझ आया होगा सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा था नंबर ऑफ जूल इन 1 किलोवाट आवर। आपको पता है कि किलोवाट आवर जो हमारी यूनिट होती है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट होती है, और इसको हम लोग जूल में भी लिखते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी की जो यूनिट होती है किलोवाट आवर, इसको हम लोग जूल में भी लिखते हैं। तो बोला क्या है, जो 1 किलोवाट आवर है वो कितने जूल के बराबर है। तो हमें पता है कि 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर, इसको चेंज करेंगे अगर हम, तो ये 1 किलोवाट को अगर हम जूल में चेंज करेंगे तो जूल को हम लोग वॉट पर सेकंड भी कहते हैं। जूल को हम लोग वॉट पर सेकंड, मतलब जूल को हम लोग, जैसे कि हम हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला होता है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारी जूल पर, किलोवाट को अगर हमने इसमें वॉट में चेंज किया तो ये हो जाएगा 1000 वॉट। ठीक है, वॉट सेकंड भी बोलेंगे जूल को। ये हो गया हमारा वॉट इंटू, ये हमारा R हो गया, तो R में 1R, 1 किलोवाट को हमने 1000 वॉट बदल दिया और 1R एज इट इज रहा, तो ये 1000, ये हमारा जूल पर सेकंड। ये वॉट सेकंड भी हो सकता है। ठीक है, ये जूल पर सेकंड, हमने वॉट को भी चेंज कर दिया जूल पर सेकंड में, इंटू 1R है, इसको भी हमें सेकंड में चेंज करना है। तो R को सेकंड में चेंज करने के लिए हमें पता है 3600 से या फिर 60 × 60 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये वाली सेकंड यूनिट ये वाली सेकंड यूनिट से कट हो जाएगी। ठीक है, ये बचेगा हमारा 1000 इंटू 60 × 60 3600, तो ये आ जाएगा आपका 36 × 10⁵ जूल। अब ऐसा तो कुछ दिया नहीं है, 36 × 10⁵ जूल ऐसा कुछ नहीं दिया है। तो बोला गया 3.6 दिया गया है, 36 × 10⁶ है, इसके अलावा तो अगर हम इसमें 10 का मल्टीप्लाई कर दें और 10 का डिवाइड कर दें तो ये डिवाइड यहाँ पर एडजस्ट होगा, तो 3.6 और ये वाला 10 यहाँ पर एडजस्ट हो जाएगा, तो 10⁶। तो ये 1 किलोवाट आवर जो होगा वो 3.6 × 10⁶ जूल के बराबर हो जाएगा। जो आपका 1 किलोवाट आवर है वो 3.6 × 10⁶ जूल के बराबर हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा, 3.6 × 10⁶ जूल। ठीक है, समझ आया होगा सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ, अभी हम लोगों ने पढ़ा कि किलोवाट आवर और जो ये आपकी जूल होती है, ये यूनिट किसकी होती है, ये होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। किसकी होती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी। किसकी यूनिट होती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। कह रहा है एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड टू 220 वोल्ट 100 वॉट, द रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब विल बी। ये भी एक न्यूमेरिकल है, सॉल्व करेंगे हम लोग। बोला गया जो वोल्टेज दिया गया है, जो वोल्टेज दिया गया है वो आपका, जो वोल्टेज दिया गया है वो बोला गया 220 वोल्ट, तो हमने वोल्टेज लिख दिया 220 वोल्ट। कह रहा है 220 वोल्ट और 100 वॉट। वॉट हमें पता है पावर की यूनिट होती है, वॉट जो होती है वो पावर की यूनिट होती है, तो 100 वॉट हो गया। ठीक है, द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब विल बी, हमें रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस के लिए रेजिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है, तो P का जो फॉर्मूला होता है वो होता है V और R के टर्म में वो होता है V²/R। P का जो फॉर्मूला होता है वो V और R के टर्म में होता है V²/R। अगर हमें इसमें R निकालना तो R की वैल्यू किधर ले जाएंगे, P इधर आएंगे, तो R बराबर हो जाएगा हमारा V²/P। ठीक है, अब V² हमारा, तो मतलब V की वैल्यू 220, तो 220 का हमें स्क्वायर करना पड़ेगा, तो 220 का स्क्वायर अपॉन P की वैल्यू कितनी है 100, कितनी वैल्यू है 100, तो 22 का स्क्वायर मतलब 220 का स्क्वायर है, तो 22 का स्क्वायर कितना होता है 484,
484 और 0 का स्क्वायर तो मतलब ये 10 का स्क्वायर तो मतलब 100 अपॉन में कितना है 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया तो हमारा कितना आया 484 ओम। कितना आया है 484 ओम। ठीक है, ऑप्शन में दिया है यस, ऑप्शन नंबर बी 484 ओम करेक्ट होगा हमारा। ठीक है, समझ आया होगा सभी को। नेक्स्ट अगर हम मूव ऑन करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इन अ मेटेलिक वायर बाय। बोला गया अगर किसी भी मेटल के वायर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है तो उसका रीजन क्या होता है, किस रीजन से हमारे किसी भी वायर में किसी भी कंडक्टर में जो करंट होती है वो फ्लो होती है। तो आपको पता है कि जब चार्जेस फ्लो होते हैं मतलब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं, नॉर्मली चार्जेस फ्लो होने का मतलब है इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं। जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जब वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मतलब चार्जेस का फ्लो होता है, उसी की वजह से हमारे सर्किट में या किसी वायर में या किसी कंडक्टर में क्या फ्लो होती है इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है। तो इसमें ओला का होगा हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट की वजह से ही करंट हमारी फ्लो होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो बोला 4 कंडक्टर ऑफ 4 ओम रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल। 4 कंडक्टर हैं जो 4 ओम के हैं, बोला गया इनको हमने पैरेलल कंबाइन किया। देयर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, बोला गया इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। अगर हमने 4 ओम रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया है पैरेलल में तो इनका इक्विवेलेंट टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा। तो 4 ओम है, इनको पैरेलल कंबाइन किया, 4 कंडक्टर्स ऑफ 4 ओम, 4 कंडक्टर और 4 ओम है। तो R1 को हमने माना 4 ओम, R2 को माना 4 ओम, R3 को माना 4 ओम और R4 को भी माना 4 ओम। ठीक है, इन सबको हमने 4 ओम माना, बोला कि सारे के सारे कैसे करेंगे पैरेलल। तो 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 और प्लस 1/R4। ठीक, अब R1 की वैल्यू 4 है तो 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 एलसीएम आया हमारे पास 4। ऊपर बचा 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना आया 4/4। कितना आया 4/4 और कैंसिल आउट करने के बाद कितना आया 1। तो 1/R इज इक्वल टू 1 ओम, तो R बराबर में हमारा क्या हो जाएगा 1 ओम। क्या आ जाएगा R इज इक्वल टू 1 ओम। तो हमारे पास ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट ही हमारा R इज इक्वल टू 1 ओम। समझ आया वो न्यूमेरिकल था हमारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अब हमारे क्वेश्चन जो है वो शॉर्ट है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है। ठीक है, और मल्टीपल चॉइस सभी को समझ में होंगे, न्यूमेरिकल वाले भी हैं थ्योरी वाले भी हैं, इनको आपको बहुत अच्छे से कंप्लीट करना है, बहुत अच्छे से तैयार करना है। ठीक है, फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारा है डिफाइन किलोवाट आर, एस्टैब्लिश अ रिलेशन बिटवीन किलोवाट आर एंड जूल। सबसे पहले ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आपने देखा होगा, आंसर पेपर भी आप देखोगे तो उसमें देखोगे कि बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट हमारे एग्जाम के लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन है किलोवाट आर। किलोवाट आर इज अ कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी विच इज सिंपली कॉल्ड 1 यूनिट। मतलब कॉमर्शियल हमारे घरों में इसका यूज होता है। हमारे घरों में जो बिजली का बिल आता है आपने सुना होगा यूनिट कि जिनके घर में रेंट पे लोग रहते होंगे या जो लोग रेंट पे रहते होंगे उन्होंने देखा कि यूनिट्स काउंट की जाती है। तो जो यूनिट होती है 1 यूनिट जो होती है वो 1 किलोवाट आवर होती है कि 1 घंटे में आपने कितने किलोवाट कितने पावर का चीज़ें यूज़ कर रखी है, 1 घंटे में आपने कितने पावर का चीज़ें यूज़ कर रखी हैं, उसी से हमारे नंबर ऑफ यूनिट आता है, इसको हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, तो बोला किलोवाट आवर जो है वो कॉमर्शियल यूनिट है ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी विच इज सिंपली कॉल्ड 1। इलेक्ट्रिकल एनर्जी की कॉमर्शियल यूनिट है जिसको हम लोग नॉर्मली 1 यूनिट भी कहते हैं। ठीक है, बोला कि 1 किलोवाट इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय अ लोड ऑफ 1 किलोवाट इन 1 आवर। ये लिखा नहीं ऑफ 1, बोला कि 1 किलोवाट इन 1 आवर। बोला कि 1 किलोवाट जो एनर्जी यूज होगी हमारी 1 घंटे में उसी को हम लोग 1 किलोवाट आवर एनर्जी लोड ऑफ 1 किलोवाट इन 1 आवर। बोला गया 1 किलोवाट एनर्जी का यूज हो रहा है 1 आवर में, तो उसे हम लोग बोलते हैं इज कॉल्ड 1 किलोवाट आवर। उसी को हम लोग 1 किलोवाट आवर बोलते हैं। और जो 1 किलोवाट आवर होता है वो 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल के बराबर होता है। 1 किलोवाट आवर होता है वो 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल होता है। लेकिन हमने अभी इसमें रिलेशन नहीं पढ़ा, तो हम इसमें रिलेशन पढ़ेंगे कि 1 किलोवाट आवर को हम लोग जूल में बदलते कैसे। सुनिए, बोला गया है जैसे कि अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि 1 किलोवाट आवर
ठीक है। तो 1 किलो को जब 1 किलो वाट को हम वाट में बदलते हैं तो 1000 वाट करते हैं। हम लोगों ने अभी इसको सॉल्व किया था इनटू 1 आवर। 1000 वाट को 1000 वाट को हम लोग जूल पर सेकंड भी लिखते हैं। वाट जो होता है पावर जो होता है उसको हम लोग जूल पर सेकंड, वो पावर की जो यूनिट होती है वाट, उसको हम लोग जूल पर सेकंड भी लिखते हैं। 1 आवर को हम जूल सेकंड में बदलेंगे तो 3600 सेकंड। सेकंड की सेकंड यूनिट खत्म हो गई तो ये आया हमारा 36 इंटू 10 की पावर कितना आया 5 जूल। ठीक है, लेकिन हमने क्या पढ़ा 3.6 पढ़ा है, तो हमने वही बताया 10 का मल्टीप्लाई और 10 का डिवाइड, तो ये आ जाएगा 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। ये होता है रिलेशन बिटवीन किलोवाट आवर एंड जूल। ठीक है, यहाँ पर हम डालेंगे रिलेशन बिटवीन किलोवाट आवर एंड जूल, और उस प्रकार इस प्रकार से उसको सॉल्यूशन करके हम लोग एग्जाम में करेंगे। ठीक है, समझ आया होगा सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रूव दैट द पावर ऑफ बल्ब इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स रेजिस्टेंस। ये हमें प्रूफ करने से भी हमने पावर का फॉर्मूला न्यूमेरिकल में पुट किया था कि P = V² होता है। तो बोला गया कि पावर जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है R की, हमें प्रूफ करके दिखाइए। ठीक है, हमने माना कि कोई वायर बल्ब है, बल्ब के फिलामेंट का जो रेजिस्टेंस है वो R है। हमने क्या लेट किया कि जो बल्ब है उसके फिलामेंट का जो रेजिस्टेंस है वो R है। रेजिस्टेंस हमने क्या माना R। रेजिस्टेंस क्या मानेंगे हम लोग R। बोला गया अगर मानिए रेजिस्टेंस हमने R माना, रेजिस्टेंस हमने क्या मान लिया, रेजिस्टेंस R मान लिया फिलामेंट ऑफ बल्ब का। ठीक है, बोला गया और अगर फिलामेंट है बल्ब का तो उसमें करंट भी फ्लो हो रही होगी, तो माना हमने कि उसमें जो करंट फ्लो हो रही है वो I है। करंट कितनी फ्लो हो रही है, I करंट फ्लो हो रही है। ठीक है, बोला गया अगर कोई बल्ब का फिलामेंट है, उसका रेजिस्टेंस R है और उसमें जो करंट फ्लो हो रही है वो I है, तो उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसका V = I × R। क्या होगा, V = I × R। अब हमको पता है पावर का फॉर्मूला होता है V × I। किस टर्म में निकला, बोला इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस अपॉन में आना चाहिए तभी तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो बोला गया अगर हम यहाँ पर I निकाले तो I बराबर क्या हो जाएगा, V/R के। I बराबर क्या हो जाएगा, V/R के। तो V एज इट इज रखे रहेंगे और I की जगह इस वैल्यू को पुट कर देंगे तो V/R हो जाएगा। तो ये हो जाएगा V²/R। तो P बराबर हो जाएगा V²/R। तो बोला कि यहाँ पर अगर V वैल्यू जो है वो कांस्टेंट है, V को हमने क्या मान लिया, कांस्टेंट, तो जो P होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा R के। P जो होगा, पावर जो होगा वो रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ठीक है, समझ आया सभी को कि हमने रेजिस्टेंस R माना, करंट I फ्लो हुई, तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस का जो फॉर्मूला होगा वो V = IR होगा। पावर का फॉर्मूला होता है V × I। I की जगह V/R हमने पुट किया तो ये बन गया V²/R, और अगर V को हमने कांस्टेंट माना तो P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R हो गया। ठीक है, समझ आया होगा सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, राइट इट्स यूनिट। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या होता है और इसकी यूनिट क्या होती है। ठीक है, बोला गया है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर as is its property by virtue of which it opposes the flow of electric current through it। बोला गया क्या होता है, जो हमारी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होता है वो किसी कंडक्टर की एक ऐसी प्रॉपर्टी है, बोला गया किसी भी कंडक्टर की एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके द्वारा वो इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को क्या करता है, अपोज करता है। मतलब इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को क्या करेगा, रोकेगा, ऑब्स्ट्रक्शन लगाएगा, बाधा डालेगा, इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने में क्या करेगा, बाधा डालेगा। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। फिर से बोला गया क्या होता है रेजिस्टेंस, पढ़ेंगे। बोला गया इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस कंडक्टर की एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि क्या काम करती है, वो जो फ्लो ऑफ क्या होता है, हमारा करंट होता है किसी भी कंडक्टर में, उसको क्या करती है, अपोज करती है। ठीक है, उसको अपोज करते हैं, उसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज मेजर्ड एट द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड एंड इट्स एंड टू द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू इट इज डिनोटेड बाय R। बोला गया जो रेजिस्टेंस होता है उसको हम लोग रेशियो बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस और करंट I का। जो रेजिस्टेंस होता है वो रेशियो पोटेंशियल डिफरेंस और करंट I का रेशियो भी होता है। ठीक है, रेशियो किसका होता है, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट I के रेशियो को भी हम लोग क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, डिनोट किससे करते हैं, कैपिटल R से रिप्रेजेंट। ठीक है,
बोला कि इफ V इज द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस अ कंडक्टर एंड I इज द करंट फ्लोइंग थ्रू इट देन इट्स इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इज। बोला कि अगर V पोटेंशियल डिफरेंस है किसी कंडक्टर का और इसमें जो करंट फ्लो हो रही है वो I है, तो उसका रेजिस्टेंस कितना होगा? तो रेजिस्टेंस होगा R इज इक्वल टू V अपॉन I। रेजिस्टेंस क्या होगा? R इज इक्वल टू V अपॉन I। ठीक है, इट्स SI यूनिट इज ओम। इसकी SI यूनिट क्या होती है? ओम। और ओम को हम एक सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं जो कि होता है ओमेगा। इस सिंबल को ही हम लोग क्या बोलते हैं? ओमेगा बोलते हैं। ठीक है, इस सिंबल को ही हम लोग क्या बोलते हैं? ओमेगा बोलते हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन इसमें ऐसा आता है कि जो रेजिस्टेंस होता है वो किन किन चीजों पे डिपेंड करता है, क्या क्या चीजें, इनके फैक्टर्स कौन कौन से जिन पे डिपेंड करता है। तो फैक्टर्स भी हम लोग पढ़ेंगे। तो बोला कि जो रेजिस्टेंस है वो फर्स्ट डिपेंड करता है जो भी वायर है उसकी लेंथ पे डिपेंड करता है। क्या होता है लेंथ पे डिपेंड? बोला कि आर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। मतलब अगर किसी भी वायर की लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। डिपेंडेंसी लेंथ पर कैसी है कि अगर किसी भी वायर का रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो उस किसी भी वायर का लेंथ बढ़ेगी तो उसका रेजिस्टेंस भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। सेकंड क्या है? सेकंड डिपेंडेंसी होती है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे। वायर का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है उस पर डिपेंड करता है। तो जो आर होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। मतलब अगर किसी भी वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन घटेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। ठीक है, इसकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। थर्ड किस पे होता है? मतलब मटेरियल पे भी डिपेंड करता है। अगर हमने कंडक्टर का मटेरियल चेंज कर दिया तो रेजिस्टेंस भी उसका बदल जाएगा। ठीक है, तो बोला कि किसका रेजिस्टेंस अच्छा, किसका रेजिस्टेंस कितना होता है? तो बोला कि जो गुड कंडक्टर, जैसे मेटल वायर का हम यूज करते हैं, तो गुड कंडक्टर जो होते हैं उनका रेजिस्टेंस लो रेजिस्टेंस होता है, और जो बैड कंडक्टर होते हैं उनका रेजिस्टेंस हाई रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, गुड कंडक्टर का रेजिस्टेंस अच्छा लो रेजिस्टेंस होता है और बैड कंडक्टर का रेजिस्टेंस हाई रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, जो फोर्थ डिपेंडेंसी होती है वो डिपेंडेंसी होती है टेम्परेचर पर। बोला कि रेजिस्टेंस का टेम्परेचर पे क्या डिपेंडेंसी? बोला कि टेम्परेचर अगर बढ़ा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, और टेम्परेचर कम हुआ तो रेजिस्टेंस भी कम ही रहेगा। ठीक है, ये फैक्टर्स हैं किसके? रेजिस्टेंस के। ठीक है, रेजिस्टेंस किन किन चीजों पे डिपेंड करता है उन फैक्टर्स को भी हमने पढ़ लिया जो कि एग्जाम में बहुत आते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, दैट न्यूमेरिकल 10 की पावर 8 इलेक्ट्रॉन्स from a point flow from a point A to B in 10 की पावर -4 सेकेंड। बोला गया है 10 की पावर -8 इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे दिए गए। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं n से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? n से। तो n बराबर दिया है 10 की पावर -8। इसकी कोई यूनिट नहीं होती तो 10 की पावर -8 सिंपली हम लोग राइट करेंगे। फ्रॉम A पॉइंट टू B पॉइंट इन 10 की पावर -4 सेकेंड। 10 की पावर -4 सेकेंड का मतलब है टाइम दिया, तो टाइम दिया हमारा 10 की पावर -4 सेकेंड। हाउ मच करंट एंड इन विच डायरेक्शन विल इट फ्लो? बोला करंट कितनी होगी और करंट की डायरेक्शन क्या होगी। तो करंट कितनी होगी मतलब I पूछा गया हमसे, और इसकी डायरेक्शन भी डिफाइन करनी है। जो करंट की डायरेक्शन है वो भी हमें क्या करनी है? डिफाइन करनी है। सॉल्यूशन कैसे करेंगे देखो बेटा। अब हमें पता है कि n I और T में तो कोई रिलेशन होता ही नहीं है। रिलेशन किस में होता है? Q इज इक्वल टू I इंटू T। लेकिन इसमें हमारे पास Q नहीं है, I दो क्वांटिटीज ऐसी जो अननोन है, एक क्वांटिटी नोन तो हम ऐसे निकाल नहीं सकते, लेकिन हमें पता है Q बराबर एक फॉर्मूला होता है यहाँ पर, Q बराबर हमारा N इंटू EV होता है। Q बराबर N इंटू EV होता है, तो Q की जगह हम लोग क्या लिखेंगे? N इंटू E बराबर I इंटू T। ठीक है, अब n हमें दिया हुआ 10 की पावर -8। अच्छा E क्या है? बोला गया E जो होता है चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन होता है। जो E होता है वो होता है चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन, और उसकी वैल्यू जो होती है वो होती है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। कितनी होती है? 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम इंटू I हमें फाइंड आउट करना, और T की वैल्यू हमारी दी गई है 10 की पावर -4। समझ आया सभी को? अब देखिए अगर हम यहाँ पर करें तो 1.6 इंटू 10 की पावर, ये -19 है, -8 है। अगर हम इसको प्लस करेंगे क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 9 और 8 17, मतलब 27 आ जाएगी। ठीक है, इज इक्वल टू I इंटू 10 की पावर -4। अब I बराबर हमारा आ जाएगा, इस बार की वैल्यू अपॉन में चली जाएगी, तो 1.6 इंटू 10 की पावर -27
अपॉन 10 की पावर माइनस का 4। ठीक है, अभी 10 की पावर माइनस का 4 ऊपर जाएगा तो ये आ जाएगा 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 27 इंटू 10 की पावर प्लस का 4। ठीक है, 10 की पावर प्लस का 4 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा I बराबर 1.6 इंटू माइनस करेंगे, एक माइनस एक प्लस तो माइनस होगा, 10 की पावर 23 आएगा, 27 से 4 माइनस करेंगे और जो बड़ा होता है उसी का सिंबल लगाते हैं, तो माइनस का 23, और जो I की यूनिट होती है वो होती है एम्पियर। ठीक, समझ आए सभी को मेरे पर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा What is meant by electric power? बोला कि इलेक्ट्रिक पावर क्या है? Write its formula in terms of potential difference V and current I. B वाला है current I and resistance R, and C वाला है potential difference V and resistance R। बोला गया पावर क्या है और इसका फॉर्मूला लिखना है इन टर्म्स में। तो पावर क्या होता है, पावर की डेफिनेशन क्या होती है? बोला कि द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम, क्या होगा? पावर इज डिफाइंड एज द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम, किसी भी समय पर जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम की गई वही उसकी क्या कहलाएगी? पावर कहलाएगी। ठीक है, फिर से पढ़ेंगे। द पावर इज डिफाइंड एज द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड। ठीक है, बोला गया है कि अगर किसी भी कंडक्टर में हमने माना कि किसी भी कंडक्टर का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V है, करंट I, फ्लो रेजिस्टेंस R है, तो हमें पता है कि V इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला? V इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है हमारे पास I इंटू R। हमें क्या पता है कि V का जो फॉर्मूला V इज इक्वल टू जो होता है वो होता है I इंटू R। ठीक है, अब बोला गया पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला लिखना है V और I के टर्म में। P अगर V और I के टर्म में निकला तो P इज इक्वल टू V इंटू I, ये पहला वाला करेक्ट हो गया फॉर्मूला वाला, V इंटू I के टर्म में ये फॉर्मूला होगा। अब बोला गया B वाला टर्म बोला गया है, P वाला बोला करंट I एंड रेजिस्टेंस R, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होना चाहिए, करंट और रेजिस्टेंस होना चाहिए। तो V इज इक्वल टू IR, हम लोग V की जगह क्या रख देंगे? IR रख देंगे, क्योंकि V होना नहीं चाहिए तो IR रख दिया, और इंटू I, इसको भी कैपिटल I होना चाहिए। तो ये बन गया I स्क्वायर इंटू R। तो P बराबर फॉर्मूला क्या बन गया? I स्क्वायर R। ये B वाला सोल्यूशन हो गया। अब C वाले की बात करें तो बोला C वाला है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस V एंड रेजिस्टेंस है। अब करंट नहीं होना चाहिए, तो करंट अगर हम यहाँ करंट की वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा V अपॉन R। अब P इज इक्वल टू V इंटू I था, अब यहाँ पर हम लोग I को रख देंगे, तो V इंटू I जो होगा वो V अपॉन R हो जाएगा। क्या हो जाएगा? V अपॉन R। तो P बराबर हमारा बन जाएगा V स्क्वायर अपॉन R। क्या फॉर्मूला बन जाएगा? V स्क्वायर अपॉन R। समझ आया होगा सभी को? ठीक है, ये फॉर्मूले हमें इन टर्म्स पे लिखनी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ये एक डायग्राम दिया है, बोला कि इन द फॉलोइंग फिगर फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस। जो सेल और बैटरी का रेजिस्टेंस होता है उसी को हम लोग इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं। देखिए आपने यहाँ पर एक सेल लगा हुआ और सेल का जो रेजिस्टेंस है स्मॉल आर से रिप्रेजेंट किया है, जो इंटरनल रेजिस्टेंस उसको स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, इसी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। देखिए ये दो रेजिस्टेंस पैरेलल कंबाइन है, करंट फ्लो हो रही 0.6 एम्पियर, ये वोल्टेज है 1.5 वोल्ट, और हमें स्मॉल आर की वैल्यू निकालनी है। तो 3 ओम को हमने R1 माना 3 ओम, और इसको माना R2 3 ओम। ये दोनों पैरेलल कंबाइन है, तो 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। ये हुआ 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 3, एलसीएम आया 3, तो 1 प्लस 1, तो ये आया 2/3, तो 1 अपॉन R। अब अगर R बराबर निकलेंगे तो लिखेंगे 2/3/2, और इसको डिवाइड करने पर 1.5 ओम आया। टोटल रेजिस्टेंस जो यहाँ का आया वो 1.5 ओम, लेकिन इसके साथ हमारा सीरीज में इंटरनल रेजिस्टेंस भी कनेक्टेड है, तो सॉरी जो R डैश आएगा वो ये रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस, क्योंकि ये सीरीज में कंबाइन है इसके साथ। तो बोला कि ये रेजिस्टेंस हमारा R जो टोटल रेजिस्टेंस आया है, और स्मॉल R, तो ये 1.5 इंटू स्मॉल R, ये हमारा टोटल सर्किट का रेजिस्टेंस आ गया। लेकिन हमें निकालना क्या है? बोला कि इंटरनल रेजिस्टेंस, R की वैल्यू तो इससे निकली नहीं। अब क्या करेंगे? तो बोला कि हमारा फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू I इंटू R होता है। R कौन सा है? जो टोटल सर्किट का रेजिस्टेंस आया वही R रखेंगे, तो R कौन सा आया? R डैश आया। क्या आया? R डैश। V की वैल्यू हमारी दी गई है 1.5, तो V की जगह 1.5 रखेंगे। करंट हमारी दी गई 0.6 इंटू R डैश की वैल्यू है, ये यहाँ पर प्लस होगा, यहाँ पर ये प्लस होगा, तो ये हो जाएगा 1.5 प्लस का R, ये दी गई। अब इसको इसके डिवाइडेशन में लेकर आएंगे तो 1.5 अपॉन 0.6 इज इक्वल टू
1.5 प्लस आर, ये पॉइंट से पॉइंट चला जाएगा, 15/6 आएगा तो मतलब हम 3 से कट करेंगे तो 3 5 जा 15 और 3 2 जा 6, मतलब 5/2 आया। ठीक है, अब ये 5/2 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये आएगा हमारा 2 2 जा 4 और प्लस 2 5 जा 10 इज इक्वल टू 1.5 प्लस आर निकालना, तो ये वाली वैल्यू इधर ले जाएंगे तो 2.5 माइनस का 1.5 इज इक्वल टू स्मॉल आर। जब इनको माइनस करेंगे तो 2.5 से 1.5 गया तो 1 आएगा, तो हमारी इस इंटरनल रेजिस्टेंस की जो वैल्यू आई है वो आई है 1 ओम। कितनी आई है? 1 ओम आई है। ठीक है, समझ आया होगा सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, कह रहा है डिटरमाइन द करंट इन 3 ओम। बोला कि 3 ओम रेजिस्टेंस जो है सर्किट में उसके लिए हमें करंट को निकालना है। बोला कि मैम ये तो सारे सीरीज में लग रहा है तो इनमें सब में रेजिस्टेंस सेम होना चाहिए, क्यों नहीं सेम? नहीं, देखिए जब भी करंट ये प्लस माइनस होगा तो बोला कि जब करंट फ्लो होगी तो एक जगह पर यहाँ प्लस टू माइनस, तो बोला गया है जब हमारी करंट जो फ्लो होगी वो यहाँ से जाएगी तो बोला कि यहाँ से डिवाइड होगी, लेकिन जो करंट इसमें जाएगी वही करंट इसमें जाएगी, तो ये दोनों तो आपस में सीरीज है, लेकिन ये इसके साथ कैसा कंबाइन है? पैरेलल कंबाइन है, तो इसमें सारे सभी में करंट जो टोटल करंट आएगी वो सेम नहीं होगी। ठीक है, तो देखिए पहले उसको सीरीज में करते हैं, तो R इज इक्वल टू R1 प्लस R2, तो 3 ओम प्लस 3 ओम कितना आ जाएगा? 6 ओम। अब उसके साथ पैरेलल है तो 1/R डैश 1/R प्लस 1/R3, जो R आया वो 1/6 आया और R3 की वैल्यू 1/6 है। एलसीएम आया 6, 1 प्लस 1 तो ये आया 2/6 और कट करने पर आएगा 1/3, तो जो R डैश की वैल्यू आई है वो आएगी 3 ओम। R डैश की वैल्यू कितनी आई है? 3 ओम आई। ठीक है, हमें तो करंट निकालना है तो पहले हमें करंट निकालनी चाहिए, टोटल सर्किट की पहले करंट निकालेंगे, तो V इज इक्वल टू I इंटू R डैश। V की वैल्यू 3 है, I एज इट इज रखेंगे और R डैश की वैल्यू हमारी 3 है, तो I बराबर आ जाएगा 3/3 और कट करने पर I बराबर आ जाएगा 1 एम्पियर के। किसके बराबर आ जाएगा? 1 एम्पियर के। ठीक है, देखिए टोटल सर्किट की करंट आई है, हमें सिर्फ 3 ओम के लिए निकालनी है, तो लिखेंगे करंट फॉर 3 ओम। तो देखिए जो करंट इस पे जाएगी वही करंट इस पे जाएगी, दोनों पे सेम करंट जाएगी, तो मतलब हमें जो करंट निकालनी पड़ेगी वो दोनों के लिए निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो V हम जानते हैं V इज इक्वल टू I इंटू R। अब इसको I डैश कर दो, ठीक है, ये I यहाँ पर था, I डैश कर दो। सॉरी, अब हमने पोटेंशियल डिफरेंस क्यों नहीं निकाला अलग से? क्योंकि ये आपस में लास्ट में कैसे कंबाइन हुए? पैरेलल कॉम्बिनेशन पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, इसलिए हमें पोटेंशियल डिफरेंस अलग से निकालने की जरूरत नहीं। तो V हमारा जो है वो 3 रहेगा, I डैश निकालना है और R जो रखेंगे वो इन दोनों का समिशन रखेंगे, तो इन दोनों कॉम्बिनेशन जो है वो कितना आएगा? 6, तो यहाँ पर रखेंगे 6, तो I डैश की वैल्यू जो आएगी वो 3/6 आएगी, मतलब 1/2 आएगी, तो I डैश हमारा आ जाएगा 0.5 एम्पियर। कितना आ जाएगा? 0.5 एम्पियर। समझ आया होगा सभी को क्वेश्चन? ठीक है, सॉल्यूशन समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या 2 बल्ब्स मार्क 100 वॉट 220 वोल्ट। 2 बल्ब है जिनमें एक पे जो मार्क है वो 100 वॉट 220 है और दूसरे पे जो मार्क है वो 60 वॉट 220 वोल्ट है। बोला कि एक को पैरेलल कंबाइन किया गया है 220 वोल्ट से फाइंड द करंट ड्रॉन फ्रॉम सप्लाई से करंट निकालना है। तो देखिए पहले वाले के लिए P1 लिखेंगे, P1 बराबर 100 वॉट और V1 जो है वो 220 वोल्ट है। दूसरे वाले के लिए P2 लिखेंगे 60 वॉट और जो वोल्टेज है वो लिखा है 220 वोल्ट। करंट निकालनी है हम लोग को, मतलब I1 प्लस I2 निकालना है, पूरे कॉम्बिनेशन का बोला गया। करंट ड्रॉन फ्रॉम द सप्लाई लाइन, पूरे सप्लाई लाइन से, तो टोटल करंट हमें निकालनी, मतलब I1 पहले वाले का और दूसरे वाले का, दोनों का टोटल निकालना है। तो पहले वाले फॉर्मूले से हमें पता है P इज इक्वल टू होता है V इंटू I। फर्स्ट वाले बल्ब निकालेंगे तो P1 इंटू V1, P1 इज इक्वल टू V1 इंटू I1। P1 की वैल्यू 100 वॉट है, V1 की वैल्यू 220 है इंटू I1। ठीक है, अगर हम इसमें I1 निकालेंगे तो 100/220 कट करेंगे 5 से, तो 5 2 से कट करेंगे, 2 5 जा 10 और 2 से कट करेंगे 11। कितना आया? 5/11 एम्पियर। ये एक पहले बल्ब के लिए। दूसरी बल्ब के लिए निकालेंगे तो P2 इज इक्वल टू V2 इंटू I2। P2 हमारा 60, V2 की वैल्यू हमारी होगी 220 इंटू I2, तो I2 बराबर हमारा आ जाएगा 60/220।
कितना आएगा 60/220। कट करेंगे 2 से तो 2 3 = 6 और 2 11 है, तो I2 हमारा आ जाएगा 3/11 एम्पियर। अब अगर हम टोटल करंट की बात करें तो I बराबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा I1 + I2। ठीक, तो I1 की वैल्यू हमारी कितनी आई थी 5/11 और I2 की वैल्यू आई थी 3/11। एलसीएम लेंगे 11, 5 + 3 तो ये आ जाएगा 8/11। जब इसको डिवाइड करेंगे तो 0.80 आएगा और 80 में 7 टाइम जाएगा तो 77, 80 से 77 हटाएंगे तो 3 आएगा, मतलब 30 आएगा, और 30 से करेंगे तो 11 का डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम जाएगा। ठीक है, 30 का 2 टाइम तो 22 आ जाएगा। 22 अगर 30 से 22 हटाएंगे तो 8 आएगा, 80 मतलब 7 टाइम फिर जाएगा, तो ये आ जाएगा I बराबर आ जाएगा 0.727 एम्पियर, और इसको हम लोग 0.73 एम्पियर भी राइट कर सकते हैं। ये टोटल सप्लाई जो पूरा सप्लाई लाइन है उस पर जो करंट फ्लो हो रही है वो हमारी कितनी है 0.73 एम्पियर। सभी को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या है, व्हेन 2 रजिस्टर आर कनेक्टेड इन सीरीज, एक क्वेश्चन स्किप हो गया, यस, कह रहा है एन इलेक्ट्रिक बल्ब, एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जिसपे मार्क है 100 वॉट। आपने देखा होगा बल्ब वगैरह होता है उसमें पावर और वोल्टेज राइट होता है, तो बोला कि इलेक्ट्रिक बल्ब पे जो पावर दी गई है वो 100 वॉट और वोल्टेज दिया 200। तो पावर को हमने लिख दिया 100 वॉट और वोल्टेज को लिख लिया 200 वोल्ट। ठीक है, कैलकुलेट इट्स रेजिस्टेंस एंड द करंट, रेजिस्टेंस भी निकालना है और करंट भी निकालनी है। विच फ्लोज थ्रू इट व्हेन कनेक्टेड टू आर 200 वोल्ट, बोला कि जो 200 वोल्ट में मेंस में हमारी सप्लाई हुई, इसका लिए आर और आई निकालना। तो हमें पता है सबसे पहले हम लोग आर निकालेंगे, तो P = होता है V²/R। तो V² मतलब 200 का स्क्वायर, V की वैल्यू 200 दी है, 200 का स्क्वायर, और R हमें फाइंड आउट करना है, तो R इधर हो जाएगा और P वैल्यू अपॉन नीचे आएगी, तो 200 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और 1 2 3 4। ठीक है, 40,000। P की वैल्यू हमारी 100, 20 से 20 कैंसिल, तो R की वैल्यू आएगी वो 400 ओम आएगी। R की वैल्यू कितनी आ जाएगी 400 ओम। ठीक है, R की वैल्यू 400, अब I भी निकालना, तो P बराबर क्या होता है V × I। P की वैल्यू 100, V की वैल्यू 200 × I, तो हमारा I बराबर हो जाएगा 100/200, 0 0 कैंसिल हो जाएंगे तो 1/2, और इसको डिवाइड करने पर जो करंट आएगी वो 0.5 एम्पियर। करंट कितनी आ जाएगी 0.5 एम्पियर। समझ आया सभी को। ठीक है, P = V²/R से हमने R की वैल्यू 400 ओम निकाल दी और P = V/I से हमने I की वैल्यू 0.5 एम्पियर निकाली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, when 2 resistors are connected in series their equivalent resistance is 25 है। बोला कि 2 रजिस्टर हमारे सीरीज में कंबाइन है तो उनका जो टोटल रेजिस्टेंस है वो 25 होगा। देखिए सीरीज में कंबाइन होने का मतलब है R1 + R2 बराबर 25 ओम दिया गया। When they are connected in parallel their equivalent resistance is 40 ओम, नहीं ये 4 ओम होगा। कितना होगा 4 ओम, मतलब पैरेलल कंबाइन, मतलब पैरेलल कंबाइन का मतलब 1/R1 + 1/R2 = 1/4। टोटल रेजिस्टेंस दिया तो इसी प्रकार ऐड करेंगे। फाइंड ईच रेजिस्टेंस, मतलब R1 हमें निकालना है और R2 निकालना है, ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, देखिए कैसे निकालते हैं। पहले इसको हमने एलसीएम लिया R1 R2, तो ये बचेगा R1 + R2 बराबर 1/4। R1 + R2 की वैल्यू हमारी 25 दी गई है, तो R1 R2 = 1/4, क्रॉस मल्टीप्लाई कराया तो R1 R2 की वैल्यू कितनी आ गई 100 ओम। ठीक है, 100 ओम आ गई। अब बोला कि R1 और R2 अलग अलग निकालना है, तो हमें पता है R1 + R2, अगर हम R1 - R2 निकाल लें तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो R1 - R2 का होल स्क्वायर जो होता है वो होता है R1 + R2 का होल स्क्वायर माइनस का 4R1 R2, ये फॉर्मूला होता है। R1 - R2 का होल स्क्वायर बराबर होता है R1 + R2 का होल स्क्वायर माइनस का 4R1 R2। तो R1 + R2 का होल स्क्वायर जो है वो 25 दिया है, तो इसका होल स्क्वायर -4, R1 R2 की वैल्यू अभी हमारे पास 100 आ जाए, तो ये हो जाएगा 25 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 625 माइनस का 400, माइनस करने पर आएगा 225 ओम। R1 -
R2 का होल स्क्वायर। तो R1 माइनस R2 कितना आएगा, तो इसका अंडर रूट निकालेंगे 225, तो ये आ जाएगा आपका 15 ओम के। R1 माइनस R2 बराबर किसके आ गया 15 ओम। R1 प्लस R2 है हमारे पास, R1 माइनस R2 है। अब इससे हम R1 और R2 की वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, R1 प्लस R2 बराबर दिया 25 और R1 माइनस R2 दिया हमारा 15। ये वाली वैल्यू कट होगी तो 2R1 हमारा आ जाएगा। इन दोनों को ऐड करें तो 5 5 10 2 1 3 और 4, तो R1 बराबर आ जाएगा 40/2 और ये आ जाएगा कट करने पर 20 ओम। R1 की वैल्यू कितनी आ गई 20 ओम। हमारे पास R1 प्लस R2 बराबर 25 था, R1 की वैल्यू 20 रख दी और R2 एज इट इज 25, तो R2 बराबर आ जाएगा हमारा 25 माइनस का 20 कितने बराबर हो जाएगा 5 ओम के। R2 बराबर किसके हो जाएगा 5 ओम के। ठीक है, R1 की वैल्यू आई हमारी 20 ओम और R2 की वैल्यू कितनी आई है 5। ठीक है, समझ आया होगा सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ओम्स लॉ, शो द ग्राफ बिटवीन करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस बाय ड्राइंग द सर्किट डायग्राम फॉर द वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। ठीक है, बोला गया आपको ओम्स लॉ बताना है और इसका जो ग्राफ है सर्किट डायग्राम के द्वारा उसको समझाना है। ठीक है, सर्किट डायग्राम भी शो करना है और आपको ग्राफ भी शो करना है। सबसे पहले ओम्स लॉ क्या होता है, बोला एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था जॉर्ज साइमन ओम। उन्होंने एक लॉ बनाया किसके बिहाफ में, बोला पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बिहाफ में एक लॉ बताया, जिस लॉ को हम लोग क्या बोलेंगे ओम्स लॉ बोलेंगे। क्या इस लॉ के, बोला कि इस लॉ में ये बताया गया कि अगर किसी भी कंडक्टर की या किसी भी मटेरियल की जो फिजिकल क्वांटिटी जैसे कि लेंथ है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, मटेरियल है, टेम्परेचर है, अगर वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, रिमेन्स कांस्टेंट है, तो उस समय पर जो करंट फ्लो हो रही है वो पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अगर हमने माना सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस जो है, जो कंडक्टर है इसका पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो Vm और करंट I या सर्किट का भी ले सकते हैं, तो I जो होगा वो P के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा या V जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I के होगा। और जब प्रोपोर्शनलिटी हटाकर हम इक्वल लगाएंगे तो V इज इक्वल टू I इंटू R। R एक कांस्टेंट होता है जो कि रेजिस्टेंस होता है, आपको पता है R कांस्टेंट की तरह यहाँ पर बिहेव कर रहा है और जो कि हमारा रेजिस्टेंस है। तो यही आपका क्या है ओम्स लॉ। R बराबर जो है V/I, मतलब V और I का जो रेशियो होगा वो हमेशा एक कांस्टेंट R के बराबर आएगा, हमेशा कांस्टेंट होगा। सर्किट डायग्राम बनाते हैं, मान लीजिए यहाँ पे हमने सेल लगा दिया, यहाँ पर हमने एक रेजिस्टेंस वायर लगा दिया, यहाँ पर एमीटर लगा दिया प्लस माइनस, ठीक है, एक यहाँ पे लगा दिया, यहाँ वोल्ट मीटर लगा दिया प्लस माइनस, ठीक है। करंट का जो फ्लो होगा इसको हमने, ठीक है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा दिया, एक रेजिस्टेंस लगा दिया, यहाँ पर एक की लगा दिया। बोला इस प्रकार से हमने क्या करा, बोला इस प्रकार से करंट जो है वो फ्लो होने लगी। ठीक है, करंट का फ्लो इस प्रकार से होने लगा। ठीक है, यहां से इस तरह से प्लस टू माइनस की तरफ। ठीक है, अब करंट का फ्लो हो रहा है तो बोला गया जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है, जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है, इसको कम ज्यादा कर सकते हैं, इसके द्वारा हम करंट को कम ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, एमीटर क्या करेगा, एमीटर करंट को मेजर करेगा और वोल्टमीटर क्या करेगा, वोल्टमीटर पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करेगा। क्या करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करेगा। ठीक है, वोल्टमीटर हमारा क्या करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करेगा। हम लोग सेल को यहां लगाते हैं प्लस माइनस, तो इसमें करंट इस प्रकार से फ्लो होगी। ठीक है, करंट इस प्रकार से फ्लो होगी। ठीक है, इस प्रकार से करंट फ्लो हो रही है हमारी। ठीक है, तो बोला गया है इसमें जो जब हम करंट को वेरी करेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस भी हमारा वेरी होगा, मतलब जो हमेशा रेशियो आएगा V और I का, V और I का अगर हमने करंट यहाँ पे ले लिया और पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे ले लिया तो बोला गया जो V और I का रेशियो आएगा वो हमेशा कैसा आएगा, कांस्टेंट आएगा। R जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। ये हमारा वेरिफिकेशन है ओम्स लॉ का। ठीक है, V और I का रेशियो जो होगा वो हमेशा कांस्टेंट आएगा, यही हमारा ओम्स लॉ है। ठीक है, ये क्लास खत्म करते हैं। आपको जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ाए गए इनको आप बहुत अच्छे से पढ़िए, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए, थैंक यू एवरीवन।